हम्म कल्पना कीजिए एक ऐसे दिमाग की जो किसी भी जटिल समस्या को आसानी से सुलझा सकता है। जो महीनों का काम कुछ ही हफ्तों में कर सकता है ना? बिल्कुल। और बिना थके घंटों तक एक ही विचार की गहराई में उतर सकता है। एक ऐसा फ्लो स्टेट जहां समय का एहसास ही खत्म हो जाता है। और आप सोचिए। अचानक आपके फोन से एक छोटी सी टिंग की आवाज आती है। हाँ, एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन या कोई स्लैक मैसेज, और वो असीम एकाग्रता जो आपकी फोकस थी वो शीशे की तरह टूटकर बिखर जाती है। दुनिया को बदलने वाले विचार पल भर में गायब हो जाते हैं। हम्म। दी डिबेट्स में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया को बदलने वाले विचारों का एक बहुत ही गहरा और वैचारिक मंथन करते हैं। मैं हूं आपका पहला होस्ट, और मेरा स्पष्ट मानना है कि डिस्ट्रैक्शन से भरी इस दुनिया में डीप वर्क ही वास्तविक मूल्य निर्माण और व्यक्तिगत संतुष्टि का एकमात्र रास्ता है। और मैं आपकी दूसरी होस्ट हूँ। और मेरा तर्क ये है कि डीप वर्क का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बहुत ही कठोर और संभ्रांत यानी एलिटिस्ट ढांचा है। ये उन शैलो या सतही कार्यों को नीचा दिखाता है जो असल में इस दुनिया को टूटने से बचाए हुए हैं। तो आज हम कैल न्यूपोर्ट की मशहूर किताब डीप वर्क पे चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि न्यूपोर्ट इसे परिभाषित कैसे करते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ फोकस करने से, मेरा मतलब है सिर्फ ध्यान लगाने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये सिर्फ ध्यान लगाकर काम करना नहीं है। ये बिना किसी भटकाव के अपनी मेंटल कैपेसिटी यानी दिमागी क्षमता को उसकी चरम सीमा तक धकेलना है। ये वो अवस्था है जहां आप ऐसा काम पैदा करते हैं जिसे कोई एआई या कोई सामान्य इंसान आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने बिल गेट्स का उदाहरण दिया था। सही कहा। बिल गेट्स साल में 2 बार अपने थिंक वीक्स के लिए खुद को एक कैबिन में बंद कर लेते थे। इंटरनेट नहीं, फोन नहीं, सिर्फ किताबें और विचार। या फिर आप मशहूर डायरेक्टर वुडी एलन को ही ले लीजिए। हाँ, जिन्होंने डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपनी सारी महान फिल्में एक साधारण टाइपराइटर पर लिखी। एग्जैक्टली। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम लगातार ईमेल का जवाब दे रहे हैं, मीटिंग्स में बैठे हैं, स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। हम व्यस्त दिखने को उत्पादक होना समझ बैठे हैं। बिल्कुल। और ये जो शैलो वर्क है ना, ये हमारी असली दिमागी ताकत को दीमक की तरह खा रहा है। देखिए, आपकी ये बात बहुत विजुअल है और इम्पैक्टफुल भी है कि गहरे चिंतन से ही महान विचार जन्म लेते हैं। मैं एकाग्रता के महत्व को नकार नहीं रही हूँ। लेकिन मेरी परेशानी इस थ्योरी के बाइनरी नेचर से है। मतलब ये दुनिया को बस 2 हिस्सों में बांट देता है। डीप वर्क जो कि महान है, और शैलो वर्क जो कि कचरा है। कचरा नहीं, लेकिन कम वैल्यूएबल तो है। पर अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे आएं, तो डीप वर्क एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, एक विशेषाधिकार है। प्रिविलेज? एकाग्रता कोई प्रिविलेज कैसे हो सकती है? ये तो इंसान की अपनी चॉइस है ना। नहीं, सच कहूं तो ये चॉइस नहीं है। सोचिए, एक सीईओ या एक प्रोफेसर हफ्तों तक एक कैबिन में बंद होकर डीप वर्क में तभी लीन हो सकता है जब बाहर कोई और उसके हिस्से का शैलो वर्क संभाल रहा हो। ओके। कोई उसकी मीटिंग्स रीशेड्यूल कर रहा है, कोई ईमेल्स का जवाब दे रहा है। इसे समाजशास्त्र में इनविजिबल जेंडर ऑफ डीप वर्क कहा गया है। दिलचस्प है ना? एक पुरुष या उच्चाधिकारी खुद को दुनिया से अलग कर लेता है क्योंकि उसके पीछे एक पूरी टीम, अक्सर महिलाएं, असिस्टेंट्स या निचले स्तर के कर्मचारी उस लॉजिस्टिक्स को संभाल रहे होते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। और अगर घर की बात करें तो एक व्यक्ति कमरे में बंद होकर नॉइस कैंसलिंग हेडफोन लगाकर डीप वर्क कर रहा है क्योंकि बाहर कोई बच्चों को संभाल रहा है। इसलिए जिसे आप शैलो वर्क कहकर खारिज कर रहे हैं, वो कोई अभिशाप नहीं है। वो गोंद है जो हमारे समाज और हमारी कंपनियों को जोड़े रखता है। आप एक बहुत ही वैलिड और गहरा पॉइंट उठा रही हैं। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति के पास बिल गेट्स की तरह एक केबिन में गायब हो जाने की लग्जरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखिए, डीप वर्क का मतलब हमेशा दुनिया से कट जाना नहीं होता है, बल्कि यह अपने उपलब्ध समय का सबसे शक्तिशाली उपयोग करना है। अगर एक वर्किंग मदर के पास दिन में सिर्फ 45 मिनट का शांतिपूर्ण समय है, हाँ, तो उस 45 मिनट में पूरी शिद्दत से एक प्रोजेक्ट पर काम करना बिना इंस्टाग्राम देखे, वो भी डीप वर्क है। और यह उस 45 मिनट को 3 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड काम से ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है। ठीक है, मैं इस बात को मानती हूँ। समस्या ये नहीं है
कि शैलो वर्क मौजूद है या केयर वर्क जरूरी नहीं है। समस्या ये है कि ये हमारी सोचने की प्रक्रिया को कैसे डैमेज कर रहा है। आपने सोफी लेरॉय की अटेंशन रेजिड्यू वाली जो रिसर्च थी, उसके बारे में पढ़ा है? हाँ हाँ, जहाँ उन्होंने बताया था कि जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो हमारे दिमाग के साथ क्या होता है। बिल्कुल, इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए आप एक कैनवस पर लाल रंग से एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना रहे हैं। आप पूरी तरह से डूबे हुए हैं काम में। ठीक है, और फिर अचानक मुझे नीले रंग की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या करेंगी? जाहिर है मैं पहले अपना ब्रश पानी में धोऊंगी, उसे साफ करूंगी और फिर नीले रंग में डुबाऊंगी। एग्जैक्टली लेकिन हमारे डिजिटल वर्कप्लेस में हम अपना ब्रश धोते ही नहीं है। अरे वाह, आप एक डीप रिपोर्ट लिख रहे हैं, यानी लाल रंग। अचानक एक स्लैक मैसेज आता है कि प्रेजेंटेशन का क्या हुआ, जो कि नीला रंग है। और हम बिना रुके उस मैसेज का जवाब देने लगते हैं। हाँ, और वो जो पुराना लाल रंग आपके ब्रश में रह गया ना, वही है अटेंशन रेजिड्यू। सोफी लेरॉय ने साबित किया कि जब हम एक काम छोड़कर दूसरे पर जाते हैं तो हमारे ध्यान का एक बड़ा हिस्सा पिछले काम पर ही फंसा रह जाता है। मतलब आपकी सोच कभी 100% स्पष्ट नहीं हो पाती। ये एनालॉजी सुनने में बहुत सटीक लगती है। और यूसी इरविन की जो शोध करता है ग्लोरिया मार्क, उनका डेटा तो आपको डरा देगा। आज के ऑफिस कर्मचारी औसतन हर 47 सेकंड में अपनी कंप्यूटर स्क्रीन बदलते हैं। सिर्फ 47 सेकंड? बाप रे। हाँ, 47 सेकंड। और एक बार जब आपका ध्यान पूरी तरह से टूट जाता है तो वापस उसी गहरी एकाग्रता में आने में हमारे दिमाग को औसतन 23 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। ये कोई मनोवैज्ञानिक राय नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल फैक्ट है। हमारा वर्किंग मेमोरी कचरे से भर जाता है। इसीलिए वो गोंद जिसकी आप बात कर रही हैं, वो दरअसल हमारे दिमाग को धुंधला कर रहा है, हमें थका रहा है। शाम को हम घर जाते हैं तो लगता है बहुत काम किया, लेकिन असल में हमने कुछ अचीव नहीं किया होता। मैं इस 47 सेकंड वाले डेटा की गंभीरता को समझती हूँ। वो जो सीने में एक अजीब सी बेचैनी होती है ना, लगातार बजते हुए नोटिफिकेशंस की वजह से, वो हम सबने महसूस की है। बिल्कुल की है। लेकिन क्या आपने ये विचार किया है कि आज की जो नॉलेज इकोनॉमी है, उसमें कई लोगों का मुख्य काम ही तेजी से प्रतिक्रिया देना है? मतलब आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर, एक सेल्स पर्सन या एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की कल्पना करें। उनके लिए शैलो वर्क ही उनका मुख्य काम है। उनके काम का मूल्य इसी बात में है कि वे कितनी जल्दी समस्याओं को सुलझाते हैं। पॉइंट है। कल न्यूपोर्ट, जिसे हाइपर एक्टिव हाइव माइंड कहते हैं, यानी लगातार संदेशों का आदान प्रदान, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर तुरंत रिप्लाई करना, क्या ये हमेशा बुरा होता है या ये आज के चुस्त और तेज बिजनेस की मजबूरी है? देखिए, अगर आपकी एनालॉजी के हिसाब से हर व्यक्ति अपना पेंट ब्रश धोने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लेगा और 4 घंटे तक रिप्लाई नहीं करेगा, तो पूरी सप्लाई चेन ठप पड़ जाएगी। नहीं, व्यवसाय ठप नहीं पड़ेंगे, बल्कि वे उस हाइपर रिएक्टिव मोड से बाहर निकलकर असल में प्रोएक्टिव हो जाएंगे। और ये हमें उस पॉइंट पर लाता है जहां हमें यह समझना होगा कि ये सिर्फ हमारी गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? ये हमारे एनवायरनमेंट, हमारे ऑफिस डिजाइन की गलती है। आप जिस हाइव माइंड की जो मजबूरी की बात कर रही हैं, उसने हमें ओपन प्लान ऑफिस जैसी खतरनाक चीजें दी हैं। अच्छा, आज के जो ओपन ऑफिस हैं, वो तो डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि हर कोई एक दूसरे को कभी भी इंटरप्ट कर सके। ये क्रिएटिविटी की हत्या कर रहा है। तो इसका समाधान क्या है? हम सबको वापस वो पुराने क्यूबिकल्स में डाल दें? नहीं, इसका एक बहुत ही शानदार समाधान आर्किटेक्ट डेविड दीवाने ने दिया है, जिसे वे यूडेमोनिया मशीन कहते हैं। यूडेमोनिया मशीन? हाँ, ये कोई मशीन नहीं है, बल्कि एक आर्किटेक्चरल डिजाइन है जो फॉर्म फॉलोज फंक्शन पर काम करता है। ये डिजाइन इंसान के दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझता है। दीवाने ने एक ऐसा ऑफिस स्पेस डिजाइन किया जिसमें एक के बाद एक 5 कमरे होते हैं, जो धीरे धीरे आपको गहराई की ओर ले जाते हैं। यानी एक तरह का फिजिकल फनल जो आपके फोकस को फिल्टर करता है। बिल्कुल, एकदम सही। सबसे पहला कमरा है गैलरी, जहां संस्था के बेहतरीन काम और अचीवमेंट्स प्रदर्शित होते हैं। ये आपको प्रेरित करता है। ठीक है। इसके बाद आप आते हैं सैलून में, जहां कॉफी मशीन है, काउच है और लोग खुलकर बहस कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां आपके जो हाइपर एक्टिव हाइव माइंड और सहयोग को पूरी छूट है। जहां लोग बातें कर सकते हैं। हाँ, फिर आप बढ़ते हैं लाइब्रेरी की ओर।
ये शांत जगह है जहां आप शोध करते हैं, किताबें पढ़ते हैं। उसके बाद आता है ऑफिस स्पेस। यहाँ डेस्क हैं जहां आप ईमेल्स का जवाब दे सकते हैं, एडमिन वर्क कर सकते हैं। और 5वां कमरा? अंत में सबसे पीछे होता है चेम्बर। ये एक पूरी तरह से साउंड प्रूफ, बिना खिड़कियों वाला कमरा है जो सिर्फ और सिर्फ 100% डीप वर्क के लिए बना है। ये डिजाइन सुनने में तो बहुत फैसिनेटिंग है ना? क्योंकि जब आप इन कमरों से गुजरते हैं तो आपका दिमाग हर कदम पर डिस्ट्रैक्शन की एक-एक लेयर उतारता जाता है। ये ओपन ऑफिस की तरह डीप वर्क और शैलो वर्क को एक ही जगह मिलाने की बेवकूफ़ी नहीं करता। ये मानता है कि दोनों जरूरी हैं, लेकिन दोनों की जगह अलग है। देखिए, आपकी ये बात इम्प्रेसिव है, लेकिन मैं इसे जमीन पर उतार कर देखना चाहती हूँ। यूडेमुनिया मशीन का विचार सुनने में एक खूबसूरत आइवरी टावर या हवाई महल जैसा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक आर्किटेक्चरल विजन के तौर पर ये बहुत अपीलिंग है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? पहली बात तो ये कि दुनिया की 99% कंपनियों के पास इतना पैसा या स्पेस नहीं है कि वो ऐसे 5 कमरों का फनल बनाएं। हाँ, वो तो है। और दूसरी बात, क्या ये मॉडल कर्मचारियों को अलग थलग नहीं कर देगा? एक ओपन ऑफिस का फायदा ये होता है कि जब मार्केटिंग टीम का कोई व्यक्ति अचानक इंजीनियरिंग टीम के किसी व्यक्ति से टकराता है तो उन अनियोजित मुलाकातों से नए आइडियाज जन्म लेते हैं, जिसे हम सेरेंडिपिटी कहते हैं। स्टीव जॉब्स ने पिक्सर का ऑफिस इसी सेरेंडिपिटी के लिए डिजाइन किया था कि लोग वॉशरूम जाते वक्त एक दूसरे से टकराएं और बातें करें। नवाचार हमेशा चैम्बर के एकांत में नहीं होता, अक्सर यह अलग-अलग विचारों के अचानक टकराने से होता है। मैं आपकी सेरेंडिपिटी वाली बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आइडियाज का टकराना जरूरी है, लेकिन विचारों का वो टकराव तभी सार्थक है जब उन विचारों को गहराई से सोचने और उन्हें हकीकत में बदलने का समय मिले। वो तो है। अगर आप सिर्फ आइडियाज टकराते रहेंगे और कभी उस चेंबर में जाके काम नहीं करेंगे तो वो आइडियाज कभी प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। और जहां तक प्रैक्टिकलिटी की बात है कि हर कोई ऐसा ऑफिस नहीं बना सकता। हाँ, जो कि सच है। यहीं पर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर हम अपना भौतिक वातावरण नहीं बदल सकते तो हमें अपनी आंतरिक आदतों को, अपनी इंटरनल हैबिट्स को बदलना होगा। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है ज़िगार्निक प्रभाव। ज़िगार्निक प्रभाव, वो 1920 के दशक वाला रेस्टोरेंट वेटर्स के एक्सपेरिमेंट? हाँ, बिल्कुल वही। रूसी मनोवैज्ञानिक ब्लूमा ज़िगार्निक ने नोटिस किया था कि वेटर्स को उन ऑर्डर्स की पूरी डिटेल याद रहती थी जिनका बिल अभी तक नहीं चुकाया गया है। लेकिन जैसे ही बिल पे हो जाता, वे उस ऑर्डर को तुरंत भूल जाते थे। इससे ये साबित हुआ कि हमारा दिमाग अधूरे कामों को नहीं भूलता। हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं है कि आपने फाइल क्लोज की और काम खत्म। सही बात है। ये एक प्रेडिक्टिव मशीन है जो लगातार बैकग्राउंड में चल रही है। अगर आप डीप वर्क करने बैठे हैं और अचानक आपने अपना ईमेल चेक कर लिया जिसमें एक क्लाइंट की शिकायत है जिसे आप अभी हल नहीं कर सकते, तो वो एक ओपन लूप बन गया है। और वो ओपन लूप बैकग्राउंड में आपकी मेंटल एनर्जी चूसता रहेगा। एग्जैक्टली। आप वापस अपनी रिपोर्ट लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका दिमाग बार बार उस ईमेल पर जाएगा। इसीलिए न्यूपोर्ट ने डीप वर्क के 4 कड़े नियम बनाए हैं। गहराई से काम करें, बोरियत को अपनाएं, सोशल मीडिया छोड़ें और शैलो वर्क को कम करें। और इनमें से मेरी नज़र में जो सबसे गेम चेंजिंग और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्टिव मेडिटेशन, यानी उत्पादक ध्यान। रुको, प्रोडक्टिव मेडिटेशन, ये तो एक ऑक्सीमोरॉन लग रहा है। मतलब मेडिटेशन या ध्यान का मतलब तो दिमाग को शांत करना, विचारों से खाली करना होता है। हाँ, फिर ये प्रोडक्टिव कैसे हो सकता है? ये तो दोनों शब्दों का ही अपमान लग रहा है, सच कहूं तो। सुनने में ये विरोधाभासी लगता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। प्रोडक्टिव मेडिटेशन का मतलब है अपने ऐसे समय का उपयोग करना जब आपका शरीर किसी मैकेनिकल काम में व्यस्त हो, लेकिन आपका दिमाग पूरी तरह फ्री हो। जैसे सुबह पार्क में पैदल चलना, अपनी कार ड्राइव करके ऑफिस जाना या यहां तक कि शावर लेना। इस दौरान आप पॉडकास्ट या संगीत सुनने के बजाय जानबूझकर अपना ध्यान अपनी किसी एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल समस्या पर केंद्रित करते हैं। मान लीजिए आप एक किताब का चैप्टर स्ट्रक्चर सोच रहे हैं, तो मैं चलते चलते उसके बारे में सोचूंगी। इसमें नया क्या है? हम सब ऐसा करते हैं। नया ये है कि जब आप सोचेंगी तो कुछ ही मिनटों में आपका दिमाग भटकेगा।
आप सोचने लगेंगी कि लंच में क्या खाऊं या उसने मुझे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। हाँ, वो तो होता है। ते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये फोकस करने की आपकी मेंटल मसल को बहुत तेजी से मजबूत करता है। देखिए, आपकी ये थ्योरी सुनने में बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन मुझे इसमें एक बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। और मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं मानती। क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। सबसे पहली बात, आपने कहा सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ दें। ये एक बेहद एक्सट्रीम कदम है। आज की नेटवर्किंग दुनिया में, जहाँ करियर के बेहतरीन अवसर अक्सर कमज़ोर संबंधों या लिंक्डइन और ट्विटर से आते हैं, वहाँ डिजिटल संन्यास लेना एक प्रोफेशनल सुसाइड हो सकता है। और दूसरी बात, ये जो प्रोडक्टिव मेडिटेशन है, जहाँ आप कह रहे हैं कि पैदल चलते हुए, नहाते हुए भी आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचें, क्या ये हसल कल्चर या उत्पादकता के जुनून की चरम सीमा नहीं है? आप इसे हसल कल्चर क्यों मान रही हैं? ये तो क्योंकि आप दिमाग को एक पल की भी शांति नहीं दे रहे हैं। क्या हमारे दिमाग को कभी सच में आराम नहीं मिलना चाहिए? मतलब हर खाली पल को बस का इंतजार करते हुए या वॉक करते हुए भी अगर मैं प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करूंगी, तो इसका अंतिम परिणाम सिर्फ एक होगा, भयंकर मेंटल बर्नआउट। मैं आपकी इस चिंता को समझता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ बोरियत को अपनाने और बर्नआउट के बीच कंफ्यूज हो रही हैं। वो कैसे? बोरियत को अपनाना थकावट नहीं है। ये वास्तव में दिमाग को उस डोपामाइन की लत से छुड़ाने का रिहैब है। आज हमारी हालत ये है कि अगर लिफ्ट 10 सेकंड लेट है, हाँ, तो हम फोन निकाल लेते हैं। बिल्कुल, हमारा हाथ अपने आप जेब में फोन निकालने चला जाता है। हमारा दिमाग आराम तब नहीं करता जब हम इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते हैं। उस वक्त हमारा दिमाग हजारों माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है। वो भयंकर रूप से ओवर स्टिमुलेटेड होता है। पॉइंट है। जब आप प्रोडक्टिव मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने दिमाग को उस स्क्रीन की लत से बचा रहे होते हैं। और जहां तक बर्नआउट की बात है, कैल न्यूपोर्ट खुद कहते हैं कि डीप वर्क का मतलब 24 घंटे काम करना नहीं है। इंसान का दिमाग दिन में अधिकतम 3 से 4 घंटे ही डीप वर्क कर सकता है। तो बाकी समय क्या करना चाहिए? बाकी समय आप शट डाउन करें। न्यूपोर्ट का एक पूरा नियम है शट डाउन रिचुअल के बारे में। शट डाउन रिचुअल? हाँ, जब दिन खत्म हो जाए तो एक प्रोसेस के तहत अपना लैपटॉप बंद करें, अपने ज़िगारनिक लूप्स को डायरी में लिख लें ताकि दिमाग को तसल्ली मिल जाए, और फिर काम के बारे में बिल्कुल ना सोचें। असली थकावट 4 घंटे के डीप वर्क से नहीं आती। असली थकावट 10 घंटे के उस शैलो वर्क से आती है, जहां आप सारा दिन स्क्रीन बदलते रहते हैं, ईमेल्स करते हैं और रात को बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं कि आज मैंने आखिर किया क्या। ये एक बहुत ही पावरफुल इंसाइट है। मतलब मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि डोपामिन की लत और वो जो फॉल्स सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी है, वो हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल। और आपका ये पॉइंट कि हमें स्क्रीन टाइम को असली आराम नहीं समझना चाहिए, ये बहुत सटीक है। लेकिन फिर भी चर्चा के अंत में मैं अपने उसी मूल तर्क पर वापस आऊंगी। बताइए। डीप वर्क की इस पूरी विचारधारा में एक प्रकार का घमंड या रिजिडिटी है। ये एक ऐसा नैरेटिव सेट करता है कि जो व्यक्ति एक कमरे में बैठकर कोडिंग कर रहा है या किताब लिख रहा है, वही दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ये उस दुनिया की जटिलता को इग्नोर करता है जहाँ सहानुभूति, टीम को मोटिवेट करना, ग्राहकों की शिकायतें सुनना और लोगों की देखभाल करना, जिन्हें अक्सर शैलो की श्रेणी में धकेल दिया जाता है, समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं समझ रहा हूँ। मतलब एक नर्स का काम शैलो हो सकता है न्यूपोर्ट की परिभाषा में, क्योंकि वो लगातार डिस्ट्रैक्ट होती है, मरीजों को देखती है, लेकिन वो काम समाज के लिए किसी डीप वर्क से कम वैल्यूएबल नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि हम यहाँ परिभाषाओं पर उलझ रहे हैं। डीप वर्क का मतलब सहानुभूति या मानवीय संबंधों को खत्म करना बिल्कुल नहीं है। अच्छा? हाँ, एक डॉक्टर या नर्स जब किसी मरीज की जटिल मेडिकल हिस्ट्री का एकाग्रता से अध्ययन कर रहे होते हैं, या एक थेरेपिस्ट जब पूरे ध्यान से अपने क्लाइंट को सुन रहा होता है बिना अपना फोन चेक किए, तो वो भी डीप वर्क ही है, और ये सहानुभूति का उच्चतम रूप है। बात बस इतनी है कि हमारी दिमागी क्षमता सीमित है और हमें उसे डिस्ट्रैक्शन की बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। ये तो सही है कि फोकस हर पेशे में जरूरी है। बिल्कुल।
तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा से ये स्पष्ट है कि डीप वर्क सिर्फ काम जल्दी खत्म करने की कोई कॉर्पोरेट तकनीक नहीं है। प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी में एक शब्द था यूडेमोनिया। हाँ, आपने यूडेमोनिया मशीन का जिक्र किया था। एग्जैक्टली, जिसका मतलब है एक गहरा, संतुष्टिदायक और अपने उच्चतम पोटेंशियल को छूने वाला अर्थपूर्ण जीवन जीना। डीप वर्क हमें उसी यूडेमोनिया की तरफ ले जाता है। आज की दुनिया में जहां हर ऐप, हर वेबसाइट, हर नोटिफिकेशन हमारे ध्यान को चुराने के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रही हैं, हमें अपने ध्यान को एक बेहद सीमित और पवित्र संसाधन मानना होगा। ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और मैं इस बहस से ये निष्कर्ष निकालूंगी कि गहराई और एकाग्रता निसंदेह महत्वपूर्ण हैं। इनसे हमारे कौशल में निखार आता है और हम शोर शराबे से बचकर कुछ अर्थपूर्ण बना पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें इसे जीवन की एकमात्र शर्त या सफलता का इकलौता पैमाना नहीं मान लेना चाहिए। हमें उस शैलो लेकिन आवश्यक काम का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए, और उन लोगों का भी जो इस दुनिया के पहियों को लगातार घुमाते रहते हैं। हर इंसान का काम और हर काम का महत्व गहराई के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। एकदम सही कहा आपने। ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट गणित नहीं है, और इस विषय में अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। बिल्कुल। डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच का ये संतुलन एक ऐसा रास्ता है जिसे हम सभी को अपनी जिंदगी, अपने पेशे और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से खोजना होगा। सही कहा। मतलब ये कोई मंजिल नहीं है जहां पे एक बार पहुंच गए, बल्कि ये एक स्पेक्ट्रम है, एक रस्सी है जिस पर हमें रोज संतुलन बनाकर चलना है। तो अगली बार जब आप किसी जटिल समस्या को सुलझाने के कगार पर हों, किसी बहुत ही जरूरी काम में डूबे हों और अचानक आपके फोन से वो छोटी सी टिंग की आवाज आए, हाँ, वो नोटिफिकेशन, तो तुरंत स्क्रीन की तरफ देखने से पहले एक पल के लिए रुकें। सोचें कि आप अपने दिन के वे 47 सेकंड कैसे बिता रहे हैं। क्या आप उस गंदे पेंट ब्रश से पुराने रंगों को मिलाते हुए अपनी जिंदगी की तस्वीर बना रहे हैं, या आप उस भटकाव को रोककर अपनी पूरी मेंटल कैपेसिटी के साथ उस असीम एकाग्रता की गहराई में उतरने का चुनाव करेंगे? फैसला आपका है।